कुमाऊं का आदमखोर बाघ। भाग 1। पहाड़ों पर उतरता डर। सन 1932 की सर्दियों की शुरुआत थी। कुमाऊं की पहाड़ियों पर धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। देवदार और चीड़ के लंबे पेड़ हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे मानो जंगल किसी अनदेखे रहस्य की फुसफुसाहट कर रहा हो। अल्मोड़ा से लगभग 15 मील दूर बसे छोटे से गांव भैरवगढ़ में उस शाम अजीब सन्नाटा था। आम दिनों में इस समय तक बच्चे खेतों के किनारे खेलते और औरतें नदी से पानी भरकर लौटती। मगर आज सूरज ढलने से पहले ही हर घर का दरवाजा बंद हो चुका था। गांव में डर लौट आया था। 3 दिन पहले जंगल के किनारे घास काटने गई एक महिला वापस नहीं लौटी थी। अगले दिन उसकी टूटी टोकरी और खून से सना दुपट्टा मिला। लोग समझ गए आदमखोर वापस आ चुका है। वह बाघ पिछले 1 साल से पूरे इलाके में आतंक बना हुआ था। कोई उसे देख नहीं पाया था, लेकिन उसके पंजों के निशान और रात में गूंजती गुर्राहट ने लोगों की नींद छीन ली थी। गांव के बूढ़े कहते थे कि वह साधारण बाघ नहीं है। उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं, बूढ़ा गंगाराम अक्सर कहता, और वह इंसानों की चाल समझता है। उस रात गांव की चौपाल में लालटेन की पीली रोशनी जल रही थी। करीब 20 आदमी चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुखिया धन सिंह ने भारी आवाज में कहा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई खेतों में नहीं जाएगा। भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। तो क्या करें? किसी ने पूछा। धन सिंह ने धीरे से जवाब दिया, मैंने नैनीताल में संदेश भेजा है। एक शिकारी आने वाला है। यह सुनते ही लोगों में हलचल हुई। कौन शिकारी? क्या वह अंग्रेज है? क्या वह सच में आदमखोर को मार पाएगा? धन सिंह ने सिर हिलाया। नाम है वीरेंद्र रावत। ये नाम सुनते ही चौपाल में बैठे कुछ बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वीरेंद्र रावत पहाड़ों में मशहूर शिकारी था। कहा जाता था कि उसने कई खतरनाक तेंदुओं और बाघों का शिकार किया था। मगर वह सिर्फ शिकारी नहीं था, वह जंगल को समझता था। अगली सुबह घना कोहरा छाया हुआ था जब गांव के रास्ते पर घोड़े की टाप सुनाई दी। लंबा, दुबला आदमी ऊनी कोट पहने गांव में दाखिल हुआ। उसकी पीठ पर पुरानी राइफल टंगी थी और कमर से चमड़े का थैला बांधा था। वह था वीरेंद्र रावत। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे हर चीज को ध्यान से परख रही हो। गांव वाले उसके आसपास जमा हो गए। धन सिंह आगे बढ़ा। आपका इंतजार था। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। जहां हमला हुआ था, मुझे वहां ले चलो। कोई समय बर्बाद नहीं किया गया। 5 आदमी मशालें लेकर उसके साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता पत्थरीला था। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे जहां महिला की टोकरी मिली थी। वीरेंद्र घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर गीली जमीन पर बने पंजों के निशान पर गई। विशाल पंजे, गहरे निशान बता रहे थे कि जानवर बहुत भारी था। नर बाघ। वीरेंद्र बुदबुदाया। उसने आसपास टूटे पौधे और घसीटने के निशान भी देखे। बाकी लोग डरे हुए खड़े थे। अचानक वीरेंद्र की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक पेड़ की छाल पर गहरे खरोंच के निशान थे, लगभग इंसान की ऊंचाई से भी ऊपर। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये बाघ बूढ़ा नहीं है, उसने कहा। तो? धन सिंह ने पूछा। वीरेंद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आदमखोर अक्सर बूढ़े या घायल होने पर इंसानों का शिकार करते हैं। मगर यह बाघ ताकतवर है। इसका मतलब है कि इसे इंसानों का स्वाद पसंद आ गया है। ये सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। तभी दूर कहीं से कौवों का झुंड अचानक शोर मचाते हुए उड़ गया। जंगल फिर शांत हो गया। वीरेंद्र ने धीरे से अपनी राइफल उठाई। सब लोग पीछे रहो, उसने फुसफुसा कर कहा। हवा में अचानक सड़ी हुई गंध फैल गई थी। शिकारी ऐसे संकेतों को अच्छी तरह पहचानते हैं। पास कहीं मौत थी। वे सावधानी से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर सबके कदम रुक गए। एक चट्टान के पीछे आधा खाया हुआ शव पड़ा था, और उसके ठीक पास मिट्टी में ताजे पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। वीरेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं।
वह दूर नहीं है। ठीक उसी पल जंगल में गहरी गुर्राहट गूंजी। गुर्र। आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। एक आदमी डर के मारे चीख पड़ा। वीरेंद्र ने तुरंत हाथ उठाया। भागना मत। मगर देर हो चुकी थी। दो आदमी डर कर पीछे भागने लगे। अचानक झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। फिर पीली बिजली की तरह एक विशाल बाघ बाहर कूदा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। एक ही छलांग में वह भागते आदमी पर टूट पड़ा। चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। धाए। वीरेंद्र ने गोली चलाई। गोली बाघ के कंधे को छूती हुई निकल गई। घायल बाघ दर्द से दहाड़ा और आदमी को छोड़कर घने जंगल में गायब हो गया। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। घायल आदमी जमीन पर कांप रहा था। बाकी लोग पत्थर की तरह जमे खड़े थे। वीरेंद्र धीरे धीरे उस दिशा में देखने लगा जहां बाघ गायब हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। अब यह शिकार और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि घायल आदमखोर पहले से कहीं ज्यादा खूंखार होता है। कुमाऊं का आदमखोर बाघ। भाग 2। मचान का सन्नाटा और खूनी आंखें। घायल आदमी के कराहने की आवाज और जंगल में छाई डरावनी खामोशी के बीच वीरेंद्र रावत कुछ पलों के लिए जड़ खड़ा रहा। उसकी आंखें उस घनी झाड़ी पर टिकी थीं, जहां वह विशाल आदमखोर कुछ ही सेकंड पहले गायब हुआ था। हवा में बारूद की तीखी गंध और खून की महक आपस में मिल चुकी थी। यह एक ऐसा मिश्रण था जिसे कोई भी शिकारी कभी नहीं भूल सकता। जल्दी करो, इसके घावों को बांधो, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। वीरेंद्र की कड़क आवाज ने पत्थर बने गांव वालों को होश में लाया। धनसिंह और उसके साथी कांपते हाथों से आगे बढ़े। बाघ के पंजों ने उस भागते हुए आदमी की पीठ को बुरी तरह चीर दिया था। उन्होंने अपनी धोती के कपड़े फाड़कर घाव को कसकर बांधा। खुशकिस्मती से वीरेंद्र की ऐन वक्त पर चलाई गई गोली ने बाघ का निशाना चूका दिया था, जिससे उस आदमी की जान बच गई, लेकिन वह डर के मारे बेहोशी की हालत में था। रावत जी, अब क्या होगा? धनसिंह ने थरथराते हुए पूछा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बाघ घायल हो चुका है। अब तो वह गांव के भीतर घुसकर हमला करेगा। वीरेंद्र ने अपनी राइफल की नाल को नीचे झुकाया और जमीन पर बिखरी खून की बूंदों को देखा। वह खून उस ग्रामीण का नहीं, बल्कि आदमखोर का था। गोली उसके कंधे को छीलती हुई निकल गई थी। तुम लोग इसे उठाकर तुरंत गांव ले जाओ, वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा। और सुनो, रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। मशालें जलती रहनी चाहिए। ये बाघ घायल है, और एक घायल आदमखोर अपनी ताकत से कहीं ज्यादा अपनी चालाकी और गुस्से का इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारा पीछा कर सकता है। और आप? धनसिंह ने चौंक कर पूछा। क्या आप इस घने जंगल में अकेले रुकेंगे? सूरज ढलने में अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा है। वीरेंद्र ने आसमान की तरफ देखा, जहां चीड़ के पेड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पहाड़ियों पर धुंध की एक और मोटी चादर बिछने लगी थी। अगर मैं आज रात इसके पीछे नहीं गया, तो ये रात भर तड़पेगा और कल सुबह तक इसका गुस्सा पूरे इलाके को शमशान बना देगा। वैसे भी आदमखोर शिकार को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाते। वह यहीं कहीं आसपास है। तुम लोग निकलो, तुरंत। गांव वाले घायल साथी को अपने कंधों पर उठाकर तेजी से भैरवगढ़ की तरफ बढ़ गए। जंगल में अब सिर्फ वीरेंद्र रावत अकेला था। उसके साथ थी उसकी पुरानी लेकिन भरोसेमंद 450-400 एक्सप्रेस राइफल और एक ऐसा जिगर जो पहाड़ों की चट्टानों से भी मजबूत था। मौत का खेल और मचान की तैयारी। गांव वालों के जाने के बाद जंगल में जो सन्नाटा पसरा, वह सामान्य नहीं था। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया था। लंगूरों की कोई चेतावनी भरी आवाज, अलार्म कॉल नहीं आ रही थी। इसका मतलब साफ था, बाघ हिल नहीं रहा था। वह कहीं छिपकर बैठकर इस नए दुश्मन यानी वीरेंद्र की हर हरकत पर नजर रख रहा था। वीरेंद्र जानता था कि इस घने जंगल में पैदल चलकर एक घायल बाघ को ढूंढना आत्महत्या करने जैसा था। ऊंची घास और कटीली झाड़ियों के बीच बाघ कब और किस तरफ से हमला कर दे, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था।
उसके पास केवल एक ही रास्ता था, उस आधे खाए हुए शव के पास मचान बनाना और रात के सन्नाटे में बाघ के वापस आने का इंतजार करना। आदमखोरों की एक फितरत होती है, वे अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसका पूरा मांस खत्म न हो जाए, बशर्ते उन्हें बहुत ज्यादा खतरा न महसूस हो। हालांकि गोली लगने के बाद ये बाघ सतर्क हो गया होगा, लेकिन उसका गुस्सा उसे वापस यहाँ खींच लाएगा। वीरेंद्र को इस बात का पूरा यकीन था। आसपास के पेड़ों का मुआयना करने के बाद वीरेंद्र की नजर एक विशाल ओक बांज के पेड़ पर पड़ी, जो उस चट्टान से लगभग 20 गज की दूरी पर था जहां शव पड़ा था। पेड़ की एक मजबूत शाखा जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर थी। यह ऊंचाई बहुत सुरक्षित तो नहीं थी, क्योंकि एक सेहतमंद बाघ 17-18 फीट तक की छलांग लगा सकता है, लेकिन इस समय वीरेंद्र के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाली और बेहद खामोशी से, बिना ज्यादा आवाज किए, कुछ मजबूत टहनियां काटी। शिकारी जंगलों में कुल्हाड़ी की थाप को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदमखोर आवाजों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। टहनियों को एक साथ बांधने के लिए उसने अपने थैले से मजबूत सन की रस्सी निकाली। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसने पेड़ पर एक कामचलाऊ मचान तैयार कर लिया। मचान पर बैठने से पहले वीरेंद्र ने जमीन पर पड़े शव की स्थिति को देखा। उसने कुछ सूखी झाड़ियों को इस तरह व्यवस्थित किया कि अगर बाघ शव को खींचने की कोशिश करे, तो सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज से उसे तुरंत पता चल जाए। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। कुमाऊं की ठंडी हवाएं अब खाल को चीरने लगी थी। वीरेंद्र पेड़ पर चढ़ गया और मचान पर अपनी पोजीशन ले ली। उसने अपनी राइफल को घुटनों पर रखा, सेफ्टी कैच को धीरे से हटाया ताकि जरूरत पड़ने पर बिना आवाज के गोली चलाई जा सके, और अपनी 5 टॉर्च वाली शक्तिशाली 5 सेल की फ्लैशलाइट को राइफल की नली के साथ चमड़े की पट्टी से कसकर बांध दिया। अब खेल शुरू हो चुका था, सब्र, सन्नाटे और सांसों को रोककर रखने का खेल। रात का पहला पहर, जंगल के भ्रम। रात के करीब 8 बजे होंगे। कोहरा इतना घना हो चुका था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें फैलकर रह जाती। वीरेंद्र मचान पर बिना हिले डुले बैठा था। एक शिकारी के लिए सबसे कठिन काम होता है घंटों तक बिना किसी हरकत के एक ही मुद्रा में बैठे रहना। जरा सी भी हरकत, कपड़ों की सरसराहट या मचान की लकड़ी का चरमराना बाघ को चौकन्ना कर सकता था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि वीरेंद्र के मुंह से निकलने वाली सांसें भाप बनकर हवा में उड़ रही थीं। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगी थीं, लेकिन उसने अपने हाथों को गर्म रखने के लिए उन्हें बार बार आपस में रगड़ने की गलती नहीं की। उसकी आंखें लगातार उस काली परछाई पर टिकी थी जहां शव पड़ा था। अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। खिश्शिश, खिश्शिश। वीरेंद्र के कान खड़े हो गए। उसने अपनी उंगली धीरे से ट्रिगर पर रख दी। आवाज दाईं ओर की झाड़ियों से आ रही थी। कोई बहुत धीरे धीरे, दबे पांव सूखी पत्तियों पर चल रहा था। कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि कोई नौसिखिया इसे हवा का झोंका समझ बैठता। लेकिन वीरेंद्र जानता था कि भारी शरीर वाले जानवर भी जंगल में बिना आवाज किए चल सकते हैं। आहट मचान के पेड़ के बिल्कुल नीचे आकर रुक गई। वीरेंद्र ने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका हाथ राइफल पर बिल्कुल स्थिर था। उसने अपनी आंखें नीचे की ओर घुमाई। धुंध और अंधेरे के बीच उसे एक काली आकृति हिलती हुई दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे पेड़ के तने को सूंघ रही थी। क्या ये वही है? वीरेंद्र ने मन में सोचा। तभी एक अजीब सी गूंज हवा में तैरी। क्याऊं, क्याऊं। वीरेंद्र ने मन ही मन राहत की सांस ली। वह बाघ नहीं, बल्कि एक गीदड़ था। आदमखोरों के आसपास अक्सर गीदड़ मंडराते रहते हैं ताकि बाघ के खाने के बाद बचे खुचे टुकड़ों से वे अपना पेट भर सकें। इन्हें पहाड़ी भाषा में फेऊ या बाघ का चपरासी भी कहा जाता है। लेकिन इस गीदड़ की आवाज सामान्य नहीं थी। यह अजीब तरह से कांप रही थी। इसका मतलब था कि असली शिकारी आसपास ही कहीं था, और गीदड़ को उसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था।
गीदड़ अचानक तेजी से भागा और झाड़ियों में गायब हो गया। जंगल फिर से उसी खौफनाक सन्नाटे में डूब गया। आधी रात, मौत की दस्तक। रात के 12 बज चुके थे। चांद बादलों की ओट में छिप गया था, जिससे चारों तरफ घाघ अंधेरा छा गया था। कोहरे की बूंदें ओक के पत्तों से टपक रही थी, टप टप टप। यह आवाज इस सन्नाटे को और अधिक रहस्यमयी बना रही थी। वीरेंद्र की पीठ में हल्का दर्द होने लगा था और पैरों में ऐंठन आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। तभी उसे एक अलग तरह की गंध का एहसास हुआ। ये वही सड़ी हुई, भारी गंध थी जो उन्होंने दोपहर में महसूस की थी। ये गंध आदमखोर के घाव से बहते खून और उसके शरीर की थी। बाघ आ चुका था। वीरेंद्र ने अपनी आंखें और कान पूरी तरह सक्रिय कर दिए। इस बार कोई पत्ता नहीं खड़का, कोई टहनी नहीं टूटी। लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा का रुख बदल गया है। आदमखोर हमेशा हवा के विपरीत दिशा से आते हैं ताकि वे शिकार की गंध पा सके और उनकी अपनी गंध शिकार तक न पहुंचे। लेकिन ये बाघ घायल था, शायद इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली थी। अचानक शव के पास रखी सूखी झाड़ियों से बहुत हल्की सरसराहट की आवाज आई, क्रैक। वह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वीरेंद्र जरा सा भी सोया होता तो उसे सुन नहीं पाता। बाघ ने शव को छू लिया था। वीरेंद्र ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी राइफल को सीधा किया। उसने टॉर्च के स्विच पर अपना अंगूठा रखा। शिकारी की नियम पुस्तिका कहती है कि टॉर्च तभी जलाई जाए जब शिकार की स्थिति का पूरा अंदाजा हो, क्योंकि रोशनी जलते ही शिकारी को गोली चलाने के लिए सिर्फ 1 या 2 सेकंड मिलते हैं। अगर निशाना चूका तो रोशनी देखकर बाघ सीधे मचान पर हमला कर सकता है। शव के खींचे जाने की आवाज तेज हुई। आदमखोर उसे घसीटकर गहरी झाड़ियों में ले जाना चाहता था। वीरेंद्र ने निशाना उस दिशा में साधा जहां से आवाज आ रही थी। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया, अपनी सांस छोड़ी और टॉर्च का बटन दबा दिया। रोशनी की एक तेज पीली किरण अंधेरे और धुंध को चीरती हुई सीधे उस चट्टान पर जा गिरी। जो दृश्य वीरेंद्र के सामने था, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां कोई बाघ नहीं था। शव अपनी जगह से 5 फीट आगे खिसक चुका था, लेकिन वहां कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च की रोशनी में केवल खाली जमीन और खून के ताजे धब्बे दिख रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? वीरेंद्र का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर बाघ शव को खींच रहा था, तो रोशनी जलते ही वह इतनी जल्दी कहां गायब हो गया? तभी वीरेंद्र के ठीक पीछे, पेड़ के तने के दूसरी तरफ से एक खौफनाक, दबी हुई गुर्राहट सुनाई दी। गुर। वीरेंद्र का खून जम गया। आदमखोर शव को नहीं खींच रहा था। वह तो वीरेंद्र को धोखा देने के लिए शव को एक बार हिलाकर खुद मचान वाले पेड़ के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। वह नीचे से ऊपर, सीधे वीरेंद्र की तरफ देख रहा था। रोशनी के रिफ्लेक्शन में वीरेंद्र ने जब धीरे से गर्दन घुमाकर नीचे देखा, तो उसे 2 जलते हुए अंगारे दिखाई दिए। बाघ की आंखें। वे आंखें गुस्से, दर्द और इंसानी खून की प्यास से उबल रही थीं। सांसों का संकट और आदमखोर का हमला। बाघ पेड़ के तने पर अपने पिछले पैरों के बल खड़ा हो गया था। उसके अगले पंजे पेड़ की छाल को चीरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। वह वीरेंद्र की गंध पा चुका था और समझ गया था कि दोपहर में उस पर गोली चलाने वाला इंसान इसी पेड़ पर बैठा है। मचान जोर से हिला। बाघ का भारी शरीर पेड़ से टकरा रहा था। वीरेंद्र की स्थिति बेहद नाजुक थी। वह मचान पर इस तरह बैठा था कि राइफल का रुख सामने की तरफ था, जबकि बाघ ठीक उसके पीछे, पेड़ के तने से सटकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस तंग मचान पर घूमकर पीछे की तरफ गोली चलाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि जरा सा भी असंतुलन उसे सीधे बाघ के मुंह में गिरा देता। बाघ ने एक और भयानक दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपने पंजों से मचान के निचले हिस्से को अपनी तरफ खींचा। बांझ की सूखी टहनियां टूटने लगी। वीरेंद्र का पैर मचान से फिसल गया और वह हवा में लटकने से बाल बाल बचा। उसने एक हाथ से पेड़ की मुख्य शाखा को पकड़ा और दूसरे हाथ से राइफल को संभालने की कोशिश की।
इस आपाधापी में उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ फिर से घाघ अंधेरा छा गया। अब सब कुछ केवल अंदाजे और सुनने की शक्ति पर निर्भर था। वीरेंद्र ने महसूस किया कि बाघ के गर्म सांसों की भाप और उसके घाव की दुर्गंध बिल्कुल उसके पैरों के पास तक पहुंच चुकी थी। बाघ मचान के बिल्कुल करीब था, उसके पंजे वीरेंद्र के बूट से महज 2 फीट की दूरी पर थे। वीरेंद्र ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए, बिना मुड़े, राइफल को अपनी पीठ के पीछे घुमाया। उसने नाल को नीचे की तरफ सीधा किया, जहां बाघ की गुर्राहट सबसे तेज थी। यह एक अंधा शॉट, ब्लाइंड शॉट था। इसमें कामयाबी की उम्मीद न के बराबर थी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। धाए! राइफल के धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। गोली की रोशनी ने एक पल के लिए अंधेरे को दूर किया। गोली सीधे नीचे की तरफ गई। एक दर्दनाक और कान फोड़ने वाली दहाड़ गूंजी। बाघ पेड़ से नीचे जा गिरा। भारी शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज आई, धड़ाम। वीरेंद्र ने तुरंत टॉर्च को वापस चालू किया और नीचे रोशनी डाली। जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। खून के बड़े बड़े फव्वारे छूटे हुए थे। बाघ वहां नहीं था, लेकिन जमीन पर घिसटने और भारी कदमों के भागने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र की गोली बाघ के पिछले हिस्से या पैर में लगी थी। वह दोबारा घायल होकर झाड़ियों में भाग चुका था। वीरेंद्र मचान पर हाँफ रहा था। उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। उसने अपनी राइफल को दोबारा लोड किया। कारतूस का खाली खोखा जमीन पर गिरा, जिसकी आवाज इस सन्नाटे में साफ सुनाई दी। बाघ बच निकला था, लेकिन अब वह सिर्फ एक आदमखोर नहीं था। वह एक ऐसा घायल दैत्य बन चुका था जिसके दोनों हमलों का जवाब वीरेंद्र ने लोहे और बारूद से दिया था। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी थी। बाघ वीरेंद्र का चेहरा और उसकी गंध पहचान चुका था। भाग 3, रहस्यमयी गुफा की ओर। अगली सुबह जब कोहरा छटा, तो भैरवगढ़ के ग्रामीण मशालें और लाठियां लेकर जंगल की तरफ बढ़े। उन्हें डर था कि शायद रावत जी की जान न बची हो। लेकिन जब वे उस ओक के पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने वीरेंद्र को पेड़ से नीचे उतरते देखा। उसका ऊनी कोट फटा हुआ था, चेहरा थकावट से पीला था, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी। रावत जी, आप ठीक तो हैं? धन सिंह ने दौड़कर पूछा। वीरेंद्र ने जमीन पर बिखरे खून के बड़े बड़े थक्के दिखाए। मैंने उसे रात में फिर से जख्मी किया है। उसकी दाईं टांग या कूल्हे पर गोली लगी है। अब वह 3 पैरों से चल रहा होगा। गांव के एक अनुभवी शिकारी, जसवंत ने खून के निशानों को देखा। ये खून तो काला पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उसे अंदरूनी चोट बहुत गहरी लगी है। वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, जसवंत, वीरेंद्र ने गंभीर होकर अपनी राइफल को साफ करते हुए कहा। 3 पैरों वाला आदमखोर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, इसलिए वह छिपकर वार करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह ढूंढेगा। और इस इलाके में सबसे सुरक्षित जगह क्या है? धन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। काली घाटी की गुफाएं। गांव से करीब 3 मील दूर एक गहरी और संकरी घाटी थी जिसे काली घाटी कहा जाता था। वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत विकट थी। बड़े बड़े पत्थरों और प्राकृतिक गुफाओं का एक ऐसा जाल था जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती थी। वहां जाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। हमें अभी निकलना होगा, वीरेंद्र ने कहा। दिन के उजाले में ही हम उसका पीछा कर सकते हैं। खून के निशान ताजे हैं, कोहरा कम हो रहा है। अगर हम अभी नहीं गए, तो दोपहर के बाद वह अपनी ताकत बटोरकर फिर से हमला करेगा। धन सिंह ने अपने साथ आए युवाओं में से केवल 2 सबसे बहादुर लड़कों, आनंद और माधव को चुना। जसवंत भी अपनी पुरानी भरमार बंदूक के साथ वीरेंद्र के साथ हो लिया। बाकी ग्रामीणों को गांव की सुरक्षा के लिए वापस भेज दिया गया। काली घाटी का डरावना रास्ता। 5 आदमियों का ये छोटा सा दस्ता खून के निशानों का पीछा करते हुए घने जंगल के भीतर बढ़ने लगा। रास्ते में मिलने वाले संकेत साफ बता रहे थे कि बाघ बहुत तकलीफ में था। कई जगहों पर झाड़ियों पर खून लगा था जहां वह रुककर आराम कर रहा था।
उसके पंजों के निशान अब असमान थे, 3 पंजे साफ छप रहे थे, जबकि चौथा पैर घिसटता हुआ चल रहा था। जैसे जैसे वे काली घाटी के करीब पहुंच रहे थे, रास्ता संकरा और पथरीला होता जा रहा था। चीड़ और देवदार के पेड़ पीछे छूट गए थे और उनकी जगह बड़े बड़े काले पत्थरों और कंटीली झाड़ियों ने ले ली थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सीलन और ठंडक थी। सावधान रहो, वीरेंद्र ने फुसफुसाकर कहा। यहाँ हर पत्थर के पीछे मौत छिपी हो सकती है। अपनी बंदूकें तैयार रखो और मेरे कदमों के निशान पर ही पैर रखना। अचानक आनंद का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। पत्थर लुढ़कता हुआ घाटी के नीचे जा गिरा, टप टप गड़गड़। उस आवाज के होते ही घाटी के भीतर से चमगादड़ों का एक विशाल झुंड चीखता हुआ आसमान की तरफ उड़ा। सब लोग डरकर रुक गए। वातावरण में अजीब सा तनाव फैल गया था। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर देखा। सामने एक बहुत बड़ी चट्टान थी, जिसके नीचे एक संकरा और अंधेरा रास्ता था जो सीधे मुख्य गुफा की तरफ जाता था। गुफा के मुहाने पर खून के ताजे निशान थे। बाघ इसके भीतर ही था। गुफा का मुंह इतना छोटा था कि एक समय में केवल एक ही आदमी झुककर भीतर जा सकता था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। बाहर खड़े रहकर यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि बाघ किस कोने में बैठा है। अब क्या करेंगे, रावत जी? जसवंत ने धीमी आवाज में पूछा। अंदर जाना तो सीधे मौत के जाल में फंसना है। क्यों न हम बाहर ही मचान बना ले या गुफा के मुंह पर आग लगा दे ताकि धुएं से वह बाहर आ जाए। वीरेंद्र ने गुफा की बनावट का मुआयना किया। आग लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। इस गुफा के पीछे कई छोटे छोटे छेद हैं जहां से धुआं बाहर निकल जाएगा। और मचान बनाने के लिए यहाँ आसपास कोई बड़ा पेड़ नहीं है। हमें अंदर ही जाना होगा। ये सुनकर आनंद और माधव के हाथ कांपने लगे। गुफा के भीतर एक घायल आदमखोर का सामना करना किसी भी इंसान के लिए सबसे खौफनाक सपना हो सकता था। तुम लोग बाहर ही रुको, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। भीतर सिर्फ मैं और जसवंत जाएंगे। जसवंत, तुम्हारे पास मशाल है? जसवंत ने सिर हिलाया। उसने सूखी लकड़ियों और राल से बनी एक मजबूत मशाल को सुलगाया। पीली और लाल लपटें उठने लगी, जिससे गुफा के मुहाने का अंधेरा थोड़ा कम हुआ। वीरेंद्र ने अपनी राइफल को दोनों हाथों में पकड़ा, अपनी उंगली ट्रिगर के गार्ड पर रखी और धीरे से गुफा के भीतर कदम रखा। जसवंत उसके ठीक पीछे मशाल लेकर चला। गुफा के भीतर मौत से आमना सामना। गुफा के भीतर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। हवा में सड़े हुए मांस, खून और जानवर के मलमूत्र की तीखी गंध भरी हुई थी। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मशाल की रोशनी में दीवारों पर बनी परछाइयां किसी भूत प्रेत की तरह हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। वीरेंद्र बहुत धीरे धीरे अपनी पीठ को दीवार से सटाकर आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी भी प्रकार की हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। वे लगभग 50 गज अंदर आ चुके थे। गुफा यहां आकर 2 हिस्सों में बंट रही थी। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था जो संकरा था, और दूसरा दाईं ओर, जो एक बड़े हॉल नुमा हिस्से में खुलता था। खून के निशान दाईं ओर जा रहे थे। जैसे ही वे उस बड़े हिस्से में पहुंचे, जसवंत ने मशाल को थोड़ा ऊंचा किया। रोशनी के फैलते ही जो नजारा दिखा, उसने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। गुफा के उस हिस्से में इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह उस आदमखोर का डाइनिंग रूम था। पिछले 1 साल में जितने भी लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था, उनके अवशेष यहां गवाही दे रहे थे कि यह जानवर कितना क्रूर हो चुका था। तभी उस अंधेरे हॉल के सबसे सुदूर कोने से एक भारी, घरघराहट भरी आवाज आई। घोर घोर। यह कोई सामान्य गुर्राहट नहीं थी। यह एक घायल, भूखे और अंतिम सांसें गिनते हुए, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक बाघ की आवाज थी। मशाल की रोशनी उस कोने तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही थी। वीरेंद्र ने अपनी राइफल की टॉर्च को ऑन किया। रोशनी की तीखी किरण सीधे उस कोने पर पड़ी। वहां, पत्थरों के एक ढेर के पीछे, वह विशाल कुमाऊं का आदमखोर बैठा था।
उसका दाहिना कंधा दोपहर की गोली से सूज चुका था और उसकी पिछली टांग से लगातार खून बह रहा था। लेकिन उसका चेहरा खौफ की पराकाष्ठा था। उसके ऊपर के होंठ सिकुड़े हुए थे, जिससे उसके लंबे, सफेद और नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में हरे और लाल रंग की मिश्रित आग की तरह चमक रही थीं। बाघ ने समझ लिया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। उसने अपने 3 पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसका भारी शरीर लड़खड़ाया, लेकिन गुस्से ने उसे अदम्य ताकत दे दी थी। उसने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि गुफा की छत से छोटे छोटे पत्थर टूटकर गिरने लगे। जसवंत का हाथ डर के मारे कांपा और मशाल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह पूरी तरह बुझी तो नहीं, लेकिन रोशनी बहुत कम हो गई। अब केवल वीरेंद्र की राइफल की टॉर्च ही एकमात्र सहारा थी। बाघ ने छलांग लगाने के लिए अपने शरीर को पीछे की तरफ सिकोड़ा। जसवंत, पीछे हटो, वीरेंद्र चिल्लाया। ठीक उसी पल आदमखोर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वीरेंद्र की तरफ छलांग लगा दी। 15 फीट की दूरी को उसने एक ही पल में नाप लिया। वह हवा में उड़ता हुआ आ रहा था, उसके विशाल पंजे आगे की तरफ फैले हुए थे। समय जैसे थम गया था। वीरेंद्र जानता था कि उसके पास केवल एक ही शॉट का मौका है। अगर गोली सही जगह नहीं लगी, तो बाघ का भारी शरीर उसे कुचल देगा। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने टॉर्च की रोशनी के ठीक बीच में, आदमखोर के चौड़े माथे पर, दोनों आंखों के ठीक बीच की जगह पर निशाना साधा। उसका अंगूठा ट्रिगर पर कसा। धाए। गुफा के भीतर धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि दोनों के कान सुन्न हो गए। बारूद का धुआं हवा में फैल गया, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। अंतिम प्रहार और शांति का सन्नाटा। धमाके के बाद एक भारी शरीर के जमीन पर गिरने और पत्थरों के बिखरने की जोरदार आवाज आई। फिर पूरी गुफा में एक गहरा, अनपेक्षित सन्नाटा छा गया। केवल जसवंत की कांपती हुई सांसें और गिरने वाले पानी की टप टप सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र धुएं के छटने का इंतजार करने लगा। उसकी राइफल अभी भी कंधे से टिकी थी और उसकी उंगली दूसरे ट्रिगर पर थी। उसने अपनी टॉर्च को उस कोने की तरफ घुमाया जहां बाघ गिरा था। धुआं धीरे धीरे साफ हुआ। विशाल आदमखोर बाघ जमीन पर सीधा पड़ा था। वीरेंद्र की .450-400 की भारी गोली सीधे उसके माथे को चीरती हुई खोपड़ी के पार निकल गई थी। उसकी वह आंखें, जो कभी पूरे कुमाऊं के लिए खौफ का पर्याय थी, अब हमेशा के लिए ठंडी और बेजान हो चुकी थी। उसके मुंह से खून की एक पतली धारा निकलकर गुफा की पथरीली जमीन पर बह रही थी। वीरेंद्र ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। उसने राइफल को नीचे किया। उसके घुटने भी इस तनाव के बाद हल्के से कांप रहे थे। उसने जसवंत की तरफ देखा, जो अभी भी दीवार से सटा हुआ, आंखें फाड़े बाघ के शव को देख रहा था। जसवंत, खेल खत्म हो गया। आदमखोर मारा गया, वीरेंद्र ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। जसवंत के चेहरे पर पहले अविश्वास और फिर एक असीम राहत के भाव आए। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रावत जी, आपने पूरे इलाके को बचा लिया। उपसंहार। पहाड़ों पर लौटी सुबह। जब वीरेंद्र, जसवंत, आनंद और माधो बाघ के विशाल शरीर को रस्सियों से बांधकर घाटी से बाहर लाए, तो गांव वाले बाहर ही इंतजार कर रहे थे। आदमखोर के मृत शरीर को देखते ही पूरे इलाके में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। औरतें रोने लगी, राहत के आंसू, क्योंकि अब उनके पति और बच्चे सुरक्षित थे। बूढ़े गंगाराम ने आगे बढ़कर वीरेंद्र के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने उन्हें गले लगा लिया। बाघ का शरीर असाधारण रूप से बड़ा था। जब उसका नाप लिया गया, तो वह सिर से पूंछ तक पूरे 10 फीट 7 इंच का निकला। उसके शरीर पर कई पुराने घाव थे, जिनमें से एक उसकी बाईं कोहनी पर था, जहां किसी पुराने शिकारी की देसी बंदूक का छर्रा फंसा हुआ था। इसी पुराने जख्म के कारण वह कभी सामान्य शिकार नहीं कर पाता था, और यही वजह थी कि वह आदमखोर बन गया था।
शाम को भैरवगढ़ के चौक में एक बड़ी आग जलाई गई। इस बार घरों के दरवाजे बंद नहीं थे। बच्चे हंस रहे थे, खेतों से औरतें गीत गाती हुई लौट रही थीं। लालटेन की पीली रोशनी में वीरेंद्र रावत अपनी राइफल को साफ कर रहा था। धन सिंह ने उसके पास आकर पीतल के लोटे में गर्म चाय दी। रावत जी, सरकार आपको इसके लिए इनाम देगी, लेकिन हमारे लिए तो आप साक्षात भगवान बनकर आए थे। वीरेंद्र ने चाय की चुस्की ली और दूर दिखती काली घाटी की पहाड़ियों की तरफ देखा, जहां अब चांद की सफेद रोशनी तैर रही थी। धन सिंह जी, जंगल का कोई कसूर नहीं होता, वीरेंद्र ने दार्शनिक अंदाज में कहा। बाघ अपनी मर्जी से आदमखोर नहीं बनता। इंसानों की गलतियां ही उसे ऐसा बनाती हैं। मुझे दुख है कि मुझे इतने शानदार जीव की जान लेनी पड़ी, लेकिन इंसानों की रक्षा मेरा पहला कर्तव्य था। अगली सुबह जब कोहरा फिर से पहाड़ों पर उतर रहा था, वीरेंद्र रावत अपने घोड़े पर सवार होकर अल्मोड़ा की राह पर निकल पड़ा। उसकी पीठ पर उसकी राइफल थी और उसका दिल शांत था। कुमाऊं की पहाड़ियों में आज हवाएं देवदार के पत्तों से टकराकर कोई डरावनी फुसफुसाहट नहीं कर रही थी, बल्कि वे आज आजादी और सुकून का एक नया गीत गा रही थी। भैरवगढ़ का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।